कुछ समय पहले की बात है जब उत्तर दिशा की बर्फीली वादियों के पार समुंदर की कोख में बसे डेनमार्क नामक एक दूर दराज देश में तीन सगे भाई रहा करते थे। ये कोई साधारण बालक नहीं थे, बल्कि उनमें कुछ विशेष बात थी, ऐसा कहा जाता है। एक दिन ऐसा कुछ घटा जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। किसी दैवी कृपा से या किसी तपस्वी योगी की दुआ से उन तीनों भाइयों को एक एक वरदान मिल गया। वरदान ऐसा कि अगर बुद्धिमानी से मांगा जाए तो जीवन ही बदल जाए। दोनों बड़े भाइयों ने बिना सोचे समझे वरदान मांग लिया। पहले ने कहा, हे देव, जब भी मैं अपनी जेब में हाथ डालूं वहां कभी धन की कमी ना हो, सोने चांदी के सिक्के झनझनाएं और मेरे नाम से बाजार गूंज उठे। दूसरे ने भी वैसा ही वर मांगा, जब भी पैसे की ज़रूरत हो मेरी जेब खुद भर जाए। पर सबसे छोटा भाई, जिसे सब प्यार से बूट्स कहते थे, वह चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं, न धन की चंचलता की चाह। उसने कुछ पल सोचा, फिर बड़ी ही सहजता से बोला, मैं चाहता हूं कि जो भी स्त्री मुझे देखे वह मुझसे प्रेम करने लगे, सच्चा निश्चल प्रेम। उसके इस वरदान पर सब चौंक गए, लेकिन वरदानों की देवी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसकी इच्छा भी पूरी हो गई। कुछ दिनों बाद दोनों बड्डे भाइयों ने निर्णय लिया कि अब उन्हें दुनिया देखनी चाहिए। वे राजसी वस्त्र पहन धन से थैली भर दूर देशों को घूमने निकलना चाहते थे। बूट्स ने अपने भाइयों से विनम्रता से पूछा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? मगर बड़े भाइयों की नज़र में बूट्स तो सिर्फ एक गरीब नासमझ बालक था। उन्होंने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, हम जहाँ भी जाएंगे राजकुमार कहलाएंगे, लोग हमें सम्मान देंगे, पर तुम तो एक मुफ्तखोर नौकर समझे जाओगे। तुम्हारे पास ना पैसा है, ना ठाठ और ना ही बुद्धि। हमारे साथ चलोगे तो हमें शर्म आएगी। पर बूट्स ने विनती की, मैं नौकर बनकर ही सही आपके साथ चलूँगा, बस मुझे भी इस यात्रा का अनुभव लेने दो। बड़े भाइयों ने उसका मजाक बनाते हुए एक शर्त रख दी, तब तू हमारा सेवक बनकर चलेगा, हमारे घोड़े देखेगा, गाड़ी साफ करेगा और सारा सामान उठाएगा। बूट्स मुस्कुराया और सहर्ष मान गया। तीनों भाई एक लंबे सफ़र पर निकले। मैदान, जंगल, नदियाँ और गांव पार करते हुए वे आखिरकार एक राजसी सराय में पहुँचे। सराय दूर दूर तक प्रसिद्ध थी, जहाँ अमीर लोग ठहरते थे। बड़े भाइयों ने जैसे ही भीतर प्रवेश किया, महंगे व्यंजन मंगवाए। तंदूरी मुर्गा, मसालेदार मछली, शाही गोश्त, अंगूरी शराब, सब कुछ जैसे किसी राजा की दावत हो। पर बूट्स उसे सराय में दाखिल होने तक नहीं दिया गया। उसे बाहर ही गाड़ी, घोड़े और सामान की देखभाल का काम सौंपा गया। उसने चुपचाप घोड़े अस्तबल में बांधे, उन्हें घास पानी दिया, गाड़ी धोई और अपने काम में लग गया। तभी सराय की खिड़की से कोई स्त्री उसे देख रही थी। वह थी सराय के मालिक की पत्नी, एक सौम्य रूपवती महिला जिनकी आंखों में विवेक था और हृदय में खालीपन। जब उसकी नज़र उस युवक बूट्स पर पड़ी तो वह ठिठक गई। बूट्स की आंखों में सच्चाई थी, चेहरा धूप में दमकता था और चाल में श्रम का सौंदर्य था। वह उसे एक नौकर नहीं, बल्कि किसी उपेक्षित राजकुमार की तरह देखने लगी। जितनी देर वह उसे देखती रही, उतना ही उसका मन बूट्स की ओर खींचता चला गया, जैसे वर्षों से किसी सच्चे प्रेम की प्रतीक्षा कर रही हो। उसकी आंखों में एक चमक आ गई और बूट्स उसे इसकी भनक तक नहीं थी। वह तो बस अपने काम में तल्लीन था, जबकि अनजाने में उसका वरदान सजीव होने लगा था। सराय की ऊपरी मंजिल पर पीतल की खिड़की से एक स्त्री निहार रही थी। उसकी निगाहें सराय के बाहर खड़े उस युवक पर टिकी थीं, जिसकी आंखों में कोई गहराई थी, चेहरा भोला पर आत्मा जैसे अनमोल। वह स्त्री सराय के मालिक की पत्नी थी, धन और सुविधा से भरी, लेकिन हृदय की गहराइयों में जैसे कुछ खोया हुआ सा था। शायद यही कारण था कि बूट्स के रूप और सरल स्वभाव ने उसके मन की वीणा को छेड़ दिया। तभी उसके पति ने उसकी इस तल्लीनता को भांप लिया। नीचे से चिल्लाया, अरे सुनती हो? क्या दरवाजे से चिपक कर चित्र देख रही हो? ज़रा रसोई की तरफ भी ध्यान दो। हमारे मेहमान शाही ख़ानदान से हैं, कहीं खाने में देरी हुई तो नाम खराब होगा। स्त्री ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, मानो शब्द भी उस युवक के आकर्षण से बाहर नहीं थे। अगर उनको खाना पसंद नहीं आया तो ना आए, मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने अपने जीवन में इतना सुंदर, शांत और श्रमशील युवक पहले कभी नहीं देखा। वो कोई साधारण लड़का नहीं लगता, उसमें कुछ अलग है। कुछ दिव्यपति ने झल्लाकर कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? रसोई में जाओ और काम पर ध्यान दो। अब वह स्त्री जानती थी कि आगे बहस करने से कोई लाभ नहीं।
वह चुपचाप कमरे में लौट आई, पर आंखों में अब कोई और ही योजना आकार लेने लगी थी। कुछ क्षणों बाद उसने अपने लकड़ी की अलमारी से एक छोटी चमचमाती वस्तु निकाली, एक चांदी की जादुई कैंची जिसे उसने वर्षों पहले एक बुजुर्ग संत से प्राप्त किया था। यह कोई साधारण कैंची नहीं थी। इसका गुण यह था कि जैसे ही इसे हवा में चलाओ तो जो भी कपड़ा मन में सोचो, चाहे रेशमी, सूती, ऊनी या राजसी कंबल, वो उसी रंग, आकार और डिज़ाइन में स्वयं कटकर गिर जाता था। उसने वह कैंची अपने साड़ी के नीचे छिपाई और दबे पांव सराय से बाहर आई। बूट्स अब भी गाड़ी और घोड़ों की देखभाल में जुटा था। स्त्री उसके पास पहुंची, धीरे से मुस्कुराई और बोली, हे सुंदर युवक, यह लो, मैं तुम्हें एक अनमोल वस्तु देना चाहती हूँ। ये कोई साधारण कैंची नहीं है। इसे जब हवा में चलाओगे तो तुम्हारे मन में जो भी कपड़ा होगा वह तुरंत उस रूप में कट कर तैयार हो जाएगा। यह तुम्हारे श्रम का सम्मान है। बूट्स ने विनम्रता से सिर झुकाया, हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा और वह कैंची अपनी छोटी जेब में रख ली। भाइयों का भोजन समाप्त हुआ। वे बाहर निकले, महंगे वस्त्र पहने, और जब वे चलने लगे तो बूट्स फिर से चुपचाप गाड़ी के पीछे खड़ा हो गया, ठीक उस स्थान पर जहां एक सेवक खड़ा होता है। तीनों फिर चल पड़े और कई घाटियाँ, नदियाँ और हरे मैदान पार करते हुए एक दूसरी सराय में पहुँचे। यहाँ का माहौल पहले से भी अधिक भव्य था। दरवाज़ों पर नक्काशी, कमरे इत्र से सुवासित और हर कोने में रेशमी पर्दों की झलक। जैसे पहले हुआ था वैसा ही फिर हुआ। दोनों बड़े भाई भीतर चले गए और बूट्स को फिर से बाहर सामान और घोड़ों की देखरेख का कार्य सौंप दिया गया। जाते जाते भाइयों ने उसे चेतावनी दी, सुनो बूट्स, अगर कोई पूछे कि तुम किसके नौकर हो तो कह देना कि तुम दो विदेशी राजकुमारों के सेवक हो। हमारी इज्जत का ख्याल रखना। बूट्स ने बस ठीक है कहकर सिर हिला दिया। फिर वही जादू और एक नया तोहफा। इस सराय में भी वही दृश्य दोहराया गया। ऊपर की बालकनी से सराय के मालिक की पत्नी ने जैसे ही बूट्स को देखा, वह उसकी सादगी और चेहरे की निर्मल आभा से बंध गई। उसकी नज़रें हट ही नहीं रही थीं। पति ने यह देख लिया और डांटते हुए बोला, अब तुम दरवाजे पर क्या कर रही हो? रसोई में जाओ, देखो आज दो दो राजकुमार आए हैं। हर दिन ऐसा नहीं होता। जब पत्नी टस से मस नहीं हुई तो उसने गुस्से में उसकी कलाई पकड़ी और घसीटते हुए भीतर ले गया। पर भीतर आने पर वह स्त्री अपने आप से बुदबुदाई, यह युवक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, उसमें कुछ रहस्य है, उसे कुछ देना ही होगा। उसने अलमारी से एक मखमली वस्त्र निकाला, एक जादुई मेजपोश जिसकी विशेषता यह थी कि उसे जहाँ भी बिछाओ और मन में जो भी खाना सोचो वह खाना तुरंत उस मेजपोश पर प्रकट हो जाता था। चाहे शाही पनीर हो, तंदूरी नान, केसरिया पुलाव, आम रस या चांदी के वर्क में लिपटी मिठाई, जो भी कल्पना करो वह तुरंत हाजिर। उसने वह मेजपोश अपने एप्रन में लपेटा और जैसे तैसे एक बहाना बनाकर बूट्स के पास आ गई। मुस्कुराते हुए बोली, हे तपस्वी सौंदर्य वाले युवक, ये लो एक और तोहफा। यह मेजपोश तुम्हारी भूख की चिंता,